नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा को लेकर। आज बहुत खुशी का दिन है। कल हमने राखी मनाई है और बहुत जल्द हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले। हमने सोचा कि राखी पर परिचर्चा करने से अच्छा है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करें और एक अनोखा, एक अलग विषय लेकर आए। परिचर्चा के 187 एपिसोड आज होने वाले हैं। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि निर्बाध निरंतर हम अपनी गाड़ी को खींचते जा रहे हैं। खींचते जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हम दौड़ते जा रहे हैं। 200 एपिसोड होने वाले हैं और हमारी जिम्मेदारी भी उसी प्रकार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब आप बड़े पायदान पर पहुंचते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम कौन कौन से विषय पर बात करें। आज भी एक खास विषय लेकर आए हैं, लेकिन छोटी सी भूमिका जरूर प्रस्तुत करूंगी ताकि आपको अंदाजा लगे कि आज कौन सा विषय है। और बेहतरीन वक्ता देश के कोने कोने से और बेहतरीन श्रोता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, देश से भी विदेश से भी। दोस्तों, हिंदी साहित्य में देशभक्ति की भावना कविताओं के माध्यम से देश के प्रति प्रेम, गौरव और समर्पण के भाव को व्यक्त करती रही है, हमेशा से। ये कविताएं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देती हैं, स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताजा करती हैं, जितने भी लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपने प्राणों को त्यागा और देश प्रेम की को उजागर करने के लिए, देश प्रेम की भावना को मन के अंदर सराबोर करने के लिए ये कविताएं काफी होती। आज हम इसी विषय पर बात करने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक से बढ़कर एक कवि कवित्रियां रही हैं। भारत का इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास है हमारा, जहाँ विद्वान विदुषी पैदा होते रहे हैं। ऋषि मुनियों का देश है ये, सौभाग्य का देश है ये। आज हम परिचर्चा लेकर आए हैं हिंदी कविता में देशभक्ति के स्वर। और जब हिंदी कविता की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तो झांसी की रानी की याद आती है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, जो आज भी हम याद रखते हैं, आज भी हमें मुज़बानी याद है, हमारे बच्चों को याद है। यानी कि ये वो शक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सशक्त करती जा रही है भारत को। अगर हम देशभक्ति की बात करते हैं तो हम सुमन जी की कविता को याद करते हैं। अगर देशभक्ति की बात हम करते हैं तो हम याद करते हैं पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाने, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। इस तरह की ओजपूर्ण जो कविताएं होती हैं, वो दिल को सिर्फ झकझोरती नहीं है, हमें प्रेरित भी करती हैं। देश प्रेम की भावना से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, बहुत सारी कविताएं हैं और उसी के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होने वाली है। चर्चा में वक्ता का होना लाजमी है और वक्ता बहुत शानदार है आज हमारे। सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर मंजू गर्ग का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत कीमती समय से अपना समय निकालती हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बुजुर्ग होने के साथ साथ जो जिम्मेदारी उनकी है साहित्य के प्रति, वो हमेशा निभाती रहती हैं और आज वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं। ये विषय भी उन्हीं का सुझाया हुआ है, तो विशेष आभार पूरी टीम की ओर से। मंजू जी कमला नेहरू विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका रही हैं। साथ ही हिंदी के प्रति जो उनका लगाव है, बहुत सारी पुस्तकों का सृजन उन्होंने कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इस पटल पर कई बार उन्होंने अपनी वाणी से एक समा बांधा है और बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी करते हैं और मुझसे कहते हैं कि उन्हें ज़रूर बुलाना आप अपनी परिचर्चा में। तो आज मंजू जी हमारे साथ मौजूद हैं और शीघ्र ही उनका एक विशेषांक भी आने वाला है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं हम देते हैं। मंजू जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही पहली बार दो महत्वपूर्ण वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। एक है डॉक्टर राजकुमार खटीक जी
और एक हैं डॉक्टर चंद्रकांता बंसल। आप दोनों अपने आप में नायाब हैं हमारे लिए, क्योंकि पहली बार जुड़े हैं, तो विशेष आभार आपका, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी युवा साहित्यकार हैं, सहायक आचार्य हैं, हिंदी के ज्ञाता हैं और राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं चंद्रकांता जी वर्तमान में सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रसाडिया उदयपुर, कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार से, और हाल फिलहाल आप सबसे अच्छी बात है, आप कवित्री के साथ साथ आलोचक भी हैं, और आलोचक के लिए आप बहुत जानी जाती हैं, बहुत जानी मानी आलोचक हैं। साथ ही राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से प्रतिष्ठित पत्रिका निकलती है मधुमती, आप उसके संपादक मंडल में भी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हम बहुत ओज के साथ ओतप्रोत होकर उनकी वाणी सुनेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे बिना किसी विलंब के। अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोलती रहूंगी, लेकिन हमारे वक्ता को सुनना बहुत जरूरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना समय दिया, और आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सभी वक्ता जुड़ गए हैं, और हमारे साथ श्रोता के रूप में हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ती हैं, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। बहुत अभिनंदन आपका। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ रितंबरा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी प्रकार धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे और इस चर्चा को चार चांद लगाएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर मंजू जी के पास जाना चाहती हूँ। मंजू गुप्ता जी, बधाई देती हूँ, इतना सुंदर, बहुत बहुत नमस्कार, इतना सुंदर विषय सुझाया। और जब हम देश प्रेम की बात करते हैं तो कविता सबसे पहले, हमारे गीत हो चाहे कविता हो, वो हमारे जबान पे सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले तो मैं पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन करती हूँ, पुनः आप तीनों का। आप तीनों हमारे पटल की शोभा बढ़ाने आ जाए हैं, और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस विषय को आप एक ऊंचाई दें, ताकि हम चर्चा को बहुत सुखद रूप में लेकर जाएं। जी, तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस चर्चा को आप शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मंजू गुप्ता, जैसा वैभवी ने आपको बताया, कई बार आपके इस समृद्ध पटल पर आ चुकी हूँ परिचर्चा के लिए। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश से जुड़ा है, देशभक्ति से जुड़ा है, और 15 अगस्त 5 दिन बाद हम मनाएंगे अपना स्वाधीनता दिवस, और वो भी 79 हिंदी में बड़ा मुश्किल हो जाता है, 79 कहना बहुत आसान होता है, तो ये सुधार हम बच्चों को कराते रहे, तो हम 79वां स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। तो उस जोश और उत्साह को बनाए रखने के लिए हिंदी कविता किस तरह इस वीर भावना को लेकर, भक्ति भावना, देशभक्ति की लेकर आगे बढ़ी, इस पर हम बात करते हैं। ये राष्ट्रीयता की भावना या देशभक्ति की भावना भारतवासी जो भी है, जो इस भूमि पर रहने वाला, सबके मन में है, सबके प्राणों में बसी है। क्योंकि हमारी जाति, धर्म, उम्र कुछ भी हो, हम किसी भी प्रदेश से जुड़े हों, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं, और इस गर्व का, गौरव का हर पल हम अनुभव करते हैं। तो देशभक्ति कोई नई चीज नहीं है। अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो उत्साह से हम लबरेज हैं, और ट्रंप साहब कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान न झुका था न झुकेगा। हम अपनी स्वाभिमान के साथ, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के साथ बिल्कुल हमेशा संदेश, हाँ, देश को जरूरत होगी हम खड़े रहेंगे। दोस्तों, भक्ति को पहले रस अलग नहीं माना जाता था। भक्ति एक भाव के रूप में श्रृंगार में ही समाहित हो जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे
जब मध्य युग आया और हमारे निर्गुण और सगुण कवियों ने इतना सुंदर भक्ति काव्य लिखा, राम और कृष्ण के महत्व की पूरी कहिए उनका नाम पूरे देश के जन जन में कण कण में पहुंचा दिया, तो भक्ति का ऐसा वातावरण तैयार हो गया, सारा वातावरण कृष्णमय और राममय हो गया कि हम पूर्व मध्य काल को हिंदी के भक्ति काल कहने लगे। और देव विषयक रति है वो भक्ति का भाव है, और यही रति यही प्रेम का भाव जब देश के प्रति होता है तो देशभक्ति बनती है, देशभक्ति होती है। वर्षों हमारा देश फिर गुलाम रहा, लेकिन इतनी लंबी दास्ता के बाद मुगलों का दास्ता तो हमने सहा, अत्याचार सहे, हमारा शोषण हुआ, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया, हमारी सारी स्वाभिमान को ध्वस्त करके रख दिया, और हमारा जितना शोषण ये कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन साथ ही साथ जब बहुत कुचले जाते हैं तो आदमी उठकर खड़ा होता है बदला लेने के लिए, जैसे सर्प अपनी हुंकार से खड़ा होता है, फन उठाता है। तो हमारे देशवासियों में भी वो राष्ट्रीय गौरव की भावना आई, और आधुनिक काल के साथ साथ देशभक्ति की भावना कविता में विशेष रूप से सामने आई, और द्विवेदी युग से इस आधुनिक राष्ट्रीय भावना का, देशभक्ति की भावना का प्रारंभ हम मान सकते हैं। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे प्रतिनिधि कवि, उन्होंने जब भारत भारती लिखी, भारतीय गौरव की बात की, तो सारा देश उससे गदगद हो गया। और मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और राष्ट्रीय गौरव को उन्होंने एक ऐसा उच्च सिंहासन दिया कि वही नहीं, उस समय के सारे कवि राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत हुए। इसके बाद आया हमारा छायावाद। तो छायावाद के कवि यूं तो छायावादी है, प्रकृति प्रेमी है, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हमारा साथ साथ चल रहा था। तो कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिसने देश के प्रति अपनी वीर भावनाओं का, उत्साह का वर्णन न किया हो, अभिव्यक्ति न की हो। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज हुई कि राष्ट्रीयता के साथ साथ संस्कृति और भारतीय संस्कृति की महानता का गौरव गान भी जुड़ गया। तो इस काव्य धारा को हम कहते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। सारे छायावादी कवियों ने इसमें योगदान दिया, और हमारे जयशंकर प्रसाद जब लिखते हैं, हम वर्षों ये पढ़ाते रहे, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और ये कविता तो बिल्कुल कदम ताल करने के लिए हमें प्रेरित करती है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। उनके सारे काव्य जो हैं वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। निराला किसी से पीछे नहीं थे, दास्ता और अन्याय के खिलाफ वो हमेशा आवाज उठा रहे, जय भारत माता, जय जननी, जय 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 भारत माता। और पंत प्रसाद सभी ने कविताएं लिखी, लेकिन एक महत्वपूर्ण कविता जिसको वैभवी पहले भी कोट कर चुकी, माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी को भुलाया नहीं जा सकता। भक्ति भावना की जब बात आती है, देशभक्ति की, तो माखन लाल चतुर्वेदी का नाम सबसे पहले आता है। और उनकी पुष्प की अभिलाषा, ये कविता हम बच्चों के बचपन में हमने पढ़ी थी, लेकिन हमारी जुबान पे छाई हुई है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ओज से और वीरता और अपूर्व उत्साह से माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं भरी है। इनके नाम भी देखिए, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, वेणुलो गूंजे धरा, और देश प्रेम की ये अद्भुत रचनाएं हैं जो उन्होंने की हैं, और उनकी सारी रचनाएं वीर भावों से भरी हुई हैं। इसी के साथ बालकृष्ण शर्मा नवीन को कैसे भुला सकते हैं, जो अपने गीतों में कहते हैं, गा कोकिल बरसा पावक कण, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। और इन्हीं के साथ हमारी आती है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी झांसी की रानी ने वीरता का वो भाव हम सब में भरा है जिसका कोई कहीं सीमाएं ही नहीं है।
हर एक को झांसी की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता हमारे बच्चे आज भी बचपन में मंजू जी, एक बार। मंजू जी, हाँ, आज भी जब हम अपनी बेटियों को समृद्ध करने की कोशिश करते हैं या हमें तो ये लगता है कि, कविता तो हम सीधे कहते हैं मेरी बेटी झांसी की रानी है। झांसी की रानी। जी, तो बच्चे बच्चों के जुबान पर थी, और इसी के साथ वैभवी ने भी कोट की, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये ऐसी कविता है जो देशभक्ति से हमें ओतप्रोत कर देती है, और वो लोग जो आसानी से उठकर खड़े नहीं होते, वो भी सीधे खड़े होकर सीना तान कर दुश्मन को ललकारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ एक नाम और लेना चाहूंगी, दिनकर। सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, ये हो गए, फिर दिनकर। दिनकर का जैसा कि नाम है, अंधारी सिंह दिनकर, सूर्य के प्रकाश, प्रखर प्रकाश के साथ वो हिंदी कविता में आए हैं। और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें राष्ट्रीय चेतना इतनी अधिक मात्रा में है कि जब भी कोई राजनीतिज्ञ हमारा देश का, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब वो पॉलिटिक्स की, राजनीति की, देशभक्ति की बात करता है तो दिनकर की कविताएं उसमें सबसे ज्यादा उद्धृत की जाती है। रामधारी सिंह दिनकर में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, या कुरुक्षेत्र में वो लिखते हैं, क्षमा शोभती उस भजन को। और आज के समय में ये कविता हम सबके लिए बहुत सार्थक हो जाती है। हम अहिंसक बनकर बैठ नहीं सकते, हमें बिल्कुल ढाल बनकर अपनी रक्षा के लिए आज खड़े होना होगा। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अगर हम शक्तिशाली नहीं है तो हर दिशा से लोग आएंगे आक्रांता, और हमें रौंद कर चले जाएंगे। इसलिए शक्ति, सामर्थ्य और अपने इस वीर भाव को हमें बचा कर रखना होगा, और दृढ़ता के साथ शत्रु का सामना करना होगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विदित सरल हो। समर शेष है उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसमें वो लिखते हैं, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो अलग हट के खड़े हो जाते हैं कि राजनीति से हमें क्या लेना है, सैनिक युद्ध सीमाओं पर लड़ेंगे, हम क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति को जहां वो है, जो भी काम वो कर रहा है, हमें जूझ कर उत्साह के साथ गर्व से सीना तान कर विरोध में खड़े होना होगा और देश की रक्षा करनी होगी। तो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ भारत, दिनकर की ही पंक्तियां हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ भारत जननी जन्मभूमि, तू स्वर्ग से महान, तू स्वर्ग से महान। तो हमारी ये स्वर्गादपी गरीसी, ये ऋषियों ने परंपरा शुरू की थी। वेदों में कहा था कि पृथ्वी माता अहम पुत्रो पृथिव्याम, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। हम तो सारी दुनिया को अपना मानते थे, लेकिन अब ये सीमाएं हैं हमारी, हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरे प्राणपण से चेष्टा के साथ खड़ा होना होगा। तो आज तो भारत का बच्चा बच्चा यही कहता है, भारत न झुका है न झुकेगा, भारत न झुका है न झुकेगा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कितने युगों से हम विजेताओं का संकट झेल रहे हैं, आक्रांताओं को झेल रहे हैं, लेकिन अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियां रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, भारत न झुका है न झुकेगा। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी बात को मैं खत्म करती हूँ अपनी कुछ पंक्तियों के साथ, जिसमें देशभक्ति का ही भाव है। ये राष्ट्र है क्या, ये पूरी धरती जहां तक भारत की सीमाएं हैं मेरी है। हम ये अनुभव करते हैं, ये पूरी धरती मेरी है, ये पूरा अंबर मेरा, पेड़ पौधे और हरियाली से भरा ये उपवन मेरा। सागर नदियां झरने पोखर ताल तलैया मेरे, गंगा यमुना व्यास नर्मदा कावेरी तट मेरे। मैं इनका हिस्सा हूँ, मेरे भीतर ये जिंदा है, मैं इनका हिस्सा हूँ, मेरे भीतर ये जीवित हैं, ये मेरे महबूब और दिनभर संगी साथी मेरे।
और वाह हमारे देश अनेक भाषाओं और बोलियों का झुरमुट है, विविध वेशभूषाओं और संस्कृतियों का महासंगम यहाँ है। धरती बहुत बड़ी है, अंतिम पंक्ति, धरती बहुत बड़ी है लेकिन मेरा देश अप्रतिम है। हाँ धरती हाँ हाँ। बहुत बड़ी है लेकिन मेरा देश अप्रतिम है। 100 जन्मों के पुण्य रूप ही इसमें जन्म मिला है। 100 जन्मों के क्या बात, पुण्य स्वरूप ही इसमें जन्म मिला है। और इस भारत बहुत माता सुंदर को मंजू जी। नमन करते हुए मैं अपने सहयोगियों को आमंत्रित करती हूँ कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सभी भाव विभोर हैं और बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर संगीता पाहूजा जुड़ गई हैं, अभिनंदन है आपका संगीता जी। आर.एन. सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ सुरेश शर्मा सागर जी लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत। सुदर्शन शर्मा सोधी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो हमारे पटोल की संयोजिका हैं, बहुत-बहुत सबसे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और भी बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। धीरे-धीरे नाम मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और रितंबरा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारा समय निकाल कर कार्यक्रम देखते हैं। और चंद्रकांता जी के पास मैं ज़रूर आना चाहूँगी। और जिस तरह से आपने आगाज़ किया और सभी कवियों के बारे में आपने बताया, कवियों की कविताओं को वर्णन किया और अपनी भी स्वयं की कविता। और कहते हैं ना कि कवि भाव जब मन में होता है तो अपनी चीज़ें तो सामने आएँगी ही आएँगी। तो इस तरह से आपने आज के कार्यक्रम को एक ऊँचाई दे दी है और हम अगले वक्ता की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले मन में एक प्रश्न भी है कि आपके लिए एक संदेश आया है मंजू जी। सुरेंद्र शर्मा सागर जी लिख रहे हैं कि मैराथन वक्तव्य रहा आपका। धन्यवाद। बहुत तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और चंद्रकांता जी, जिस तरह से मंजू जी ने कहा कि ओज की जब हम कविता सुनते हैं या कोई ऐसा गीत देश प्रेम का हम सुनते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों हो, या आजकल के ज़माने के बहुत सारे गीत हैं। जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में कुछ तो होता है बिल्कुल और कुछ 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 ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है। कुछ होता है और कुछ ऐसा होता है। उस समय अगर दुश्मन सामने आ जाए तो शायद तो हमारे हाथ में जो हो उससे मारे। तो ये बिल्कुल जो ठीक, भावना आती है, ये ये यही स्वाभाविक है। बात है। शायद जितने भी कवि रहे हैं हमारे, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी जी हो, चाहे हमारे दिनकर जी हो, सुभद्रा जी हो, चाहे जो भी हो, सुमन जी हो, उन्होंने राष्ट्र को झकझोरने के लिए, राष्ट्र के लोगों को जगह दी। इकट्ठा करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए एक कालजयी रचना दे दी है, जो सदियों तक वो रचनाएं हम, हमारे बच्चे, उनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आएंगे। चलिए, तो अब ये बात है कि आ, क्या आपको लगता है कि आज के समय में, पहले तो आप अपनी पृष्ठभूमि रखें जो आपने इस विषय की तैयारी की है, साथ में जोड़ें कि आज के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी रचना होगी या है भी कि नहीं, जो लोगों को झकझोरती हो या लोगों को प्रेरित करती हो, राष्ट्र प्रेम की ओर अग्रसर करती हो। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप अपनी बात रखें जी। स्वागत। नमस्कार वैभवी जी। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के समस्त पदाधिकारी वृंदों का, माननीय जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी श्रोता हैं और पटल से जुड़े हुए हमारी आदरणीय मंजू दीदी और राजकुमार जी, आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। जैसा वैभवी जी ने बताया कि मुझे इस विषय पर जिस उत्साह का जो संचार होता है, जब कभी हम कोई ऐसी बात सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, तो एक लहर उठती है, एक हिलोर मन में चलती है। और इस बात को मैं आदिकाल के चारण कवियों के साथ जोड़ना चाहती हूँ। हमारा साहित्य जब से प्रारंभ हुआ तो राजाश्रय में जो कवि रहते थे, भाट लोग जिन कविताओं का गान करते थे, और जितना जोश उनकी आवाज में होता था उतनी ही तेजी से उनके अस्त्र शस्त्र चला करते थे और वे युद्ध में विजयी हुआ करते थे। तो ये एक भावा अनुभव और विभाव के साथ रस के संचार की
स्थिति बनती है। जैसा वैभवी जी ने कहा कि हम जब कुछ ऐसी बात सुनते हैं, कोई ललकारता है या हम किसी को फटकारते हैं, तो अनुराग हो, चाहे देश प्रेम हो, चाहे भक्ति का ज्वार हो, दिल में उमड़ता है, आंखों में वो लालिमा छा जाती है और मन में एक शौर्य का भाव आता है। अंततोगत्वा हम गर्व की अनुभूति करते हैं और अपने देश प्रेम के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कुछ इसी भूमिका के साथ हिंदी कविता में जो राष्ट्रभक्ति का स्वर है, उसकी कुछ मुख्य कविताओं का कोट वैभवी जी ने भी किया, आदरणीय मंजू जी ने भी किया। मैं अपनी बात को इस रूप में रखना चाहती हूँ कि भारत भूमि के प्रति अनन्य प्रेम के अतिरिक्त बलिदान और उत्सर्ग का जो हमें स्वरूप दिखाई देता है, वो आदिकाल से दिखाई देता है कि हम अपनी भूमि का, अपने देश का संरक्षण ही नहीं बल्कि और विस्तार करना चाहते थे। इसी चीज को हमने भक्ति काल में देखा। मानस के राम उत्तरकांड में राम राज्य की जो परिकल्पना है वह प्रकारांतर से देश प्रेम है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ वसुधैव कुटुंबकम हो, जहाँ सारे लोग भाई भाई हो, अपने जीवन मूल्यों से जुड़ना देशभक्ति का एक विशिष्ट स्वरूप मानती हूँ मैं। ठीक ऐसी ही बात रीति काल में भी प्रकारांतर से बढ़ती रही और भूषण और सेनापति आदि कवियों ने राष्ट्रीय चेतना को अद्भुत वाणी दी। उनके साहित्य में हमें बेमिसाल छंद मिलते हैं जिनमें राष्ट्रीयता की बात बहुत सामने आती है। इसके बाद मैं भारतेंदु काल को उठाती हूँ। भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा पर बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि डूबत भारत नाथ बेगी आओ अब आओ। वो बुलाते हैं नाथ को कि मेरा भारत डूब रहा है और आप रक्षा के लिए आइए। और देखिए वो क्या कहते हैं, कृपा दृष्टि की दृष्टि, आपकी कृपा की दृष्टि करें, बुझावहु आलस त्यागो। और सैनिकों को वो तत्पर करते हैं, जैसा वैभवी जी ने कहा कि वो अपने देशभक्तों को, अपनी कर्णधारों को, अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को तैयार करते हैं। और वे ये भी कहते हैं, उनको अफसोस भी बहुत होता है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, और जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। वे अंग्रेजों को कोसते हैं और भारत को सराहते हैं और साथ में अपने सिपाहियों को एक चेतना देते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। क्रांति की ज्वाला जगाने चंद्रकांता जी, इस छंद को कहमुकरी कहते हैं। जी, कहमुकरी कहते हैं, बिल्कुल सही। और इसी तरह की जो क्रांति की ज्वाला की बात आप कर रही हैं, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक कविता मुझे याद हो आती है। वे कहते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। मतलब उत्सर्ग के लिए तत्पर रहना, ये कि रण में गए हैं तो फिर ना तो पीठ दिखा के आना और ना हार मान के आना, भले ही हम वहां खेत हो जाए। कुछ ऐसी भावना हमारी माताओं ने, हमारी जननियों ने, और जैसा कि शुरू में आपने कहा कि हम राजस्थान की भूमि से जुड़े हैं, तो राजस्थान रणबांकुरों का देश है, राजस्थान वीर सेनानियों का देश है। ऐसी ही बात हमारे और भी बहुत सारे कवि लोग कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ कविताओं का आपने उल्लेख किया, मैं उनके अतिरिक्त उनकी एक दो कविताएं कहना चाहती हूँ। मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, तेरे शीतल सिंहासन से युग ज्वाला को तपना है। वो युग ज्वाला को तपने की बात कहते हैं। बार बार वो ये कहते हैं, जय जय अमित अशेष प्यारे भारत देश। भारत के गौरव की गाथा, भारत के अतीत का गान, भारत के वैभव की, उसकी महिमा की, उसके विश्व गुरुत्व का जो अभिमान था, वह उनको बार बार कुछ लिखने के लिए प्रेरित करता है और वो हमारे इतिहास में दर्ज भी है। इसी तरह से उनकी कैदी और कोकिला और मैं हूँ एक सिपाही कविता की एक पंक्ति कहती हूँ मैं, लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, और वो क्या है, मैं हूँ एक सिपाही। इतनी सुंदर कविता है और इसके बहुत सुंदर बोल हैं और बहुत सुंदर अर्थ भी है। इसी तरह से वो एक बात और कहते हैं कि उठ रण राते, देखिए कैसे उठाते हैं वो अपने सिपाहियों को, इस बात का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं, उठ रण राते ओ बल खाते विजयी भारत वर्ष, उठ पूरब के प्रहरी, पूरब के प्रहरी और पश्चिम जांच रहा, हाँ पूरब के प्रहरी और पश्चिम जांच रहा है घर तेरा, साबित कर दे
तेरे घर होता सबसे पहले विश्व सवेरा, कि भारतवर्ष में विश्व सवेरा सबसे पहले होता है, इस बात का प्रमाण हम दे दें। इसी तरह से राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं और अपने देश प्रेमियों को मातृभूमि के प्रति सजग करते हुए एक उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम जिसका अन्न जल ग्रहण करके बड़े हुए हो, लेकर जिसका रज तन रहते कैसे तज दोगे, कि हम इस धरती के लिए कर्ज है, हमारा दायित्व है मातृभूमि के प्रति, उसको हे वीरों के वंशज, भारत भूमि तो वीरों का वंशज है, हम उसके अब कर्ज को कैसे चुका पाएंगे, इसलिए हमें बलिदान करना होगा। इसी प्रकार से सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं, जागो हिंदू मुगल मराठे, जागो हिंदू मुगल मराठे, जागो मेरे भारतवासी, जननी की जंजीरें बजती, जगो रहे कड़ियों की चाले, सुना रही हूँ तुम्हें भैरवी, सुना रही हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाली। वे लोग जो देश के प्रति विमुख हैं, या जिनके मन में देश का प्रेम या अभिमान नहीं है, निज देश के प्रति जिनके मन में बलिदान की भावना नहीं है, संरक्षण की भावना नहीं है, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, उन सबको अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संदेश वे देते हैं। इसी तरह से दिनकर ने भी बहुत सारी बातें कही है। दिनकर की कुछ कविताएं मंजू जी ने भी कोट की हैं और वैभवी जी ने भी कहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वीर, ओज, शौर्य युक्त रचनाओं से जनमानस में जब नई चेतना का प्रकाश होता है, तब एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है, और अंतस चेतना से उत्पन्न यह प्रेम देश प्रेम होता है। तो इसी देश प्रेम के प्रति, इस अगाध प्रेम की भावना के प्रति, अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म के प्रति गौरव की रक्षा के लिए, शौर्य की रक्षा के लिए जब हम बलिदान देने को तत्पर हो जाते हैं, तब हमारा देश प्रेम का स्वर कविताओं में प्रस्फुटित होता है। और इस बात को मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है। वे कहते हैं, जिनको न निज गौरव, जिनको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। और वो ये भी कहते हैं, उन्हें बड़ा गर्व है, वे कहते हैं, देखो विश्व में हमारा कोई उपमान नहीं था, देखो विश्व में हमारा कोई उपमान नहीं था, नर देव थे, नर देव थे और भारत देवलोक हमारा था। भारत देवलोक की भूमि है। और बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। इसी तरह से दिनकर ने कही है, जिए तो सदा इसी के लिए जिए, हम सर्वस्व और हमारा प्यारा भारतवर्ष मानवता के जो बधिक आसुरी आतिताइयों का शोणित है, उसको पीने के मतलब उसको हम पीते रहें। उनकी तिश्नगी देखिए, उनकी प्यास देखिए कि वे चाहते हैं कि हम भारत की रक्षा करने के लिए जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे आसुरी शक्तियां हैं, हम उन सब का रक्त पान करके अपनी प्यास बुझाएं, ऐसा वो कहते हैं। निराला और त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपनी बात कही है इस संदर्भ में, भारत भारती जय विजय करी, वरदे वीणावाद में। जागो फिर एक बार में वो रह रह के हम हमारे मन की सुप्त चेतना को जागृत करते हैं, देश के प्रति अपना गौरव गान करते हैं। और वो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि गंगा ज्योतिर्जल कण धवल हार गले, हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारी जो वैभव है, जो हमारी संपत्ति है, और जिस संसाधन से हम पोषित होते हैं, तृप्त होते हैं, उसके लिए वो कहते हैं, मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्रण प्रणव ओंकार, कि हमारा पत्ता पत्ता ओंकार है। वे मंगल की कामना करते हैं और वे हमेशा से इस अभिष्ट के प्रेय रहे हैं कि जो भी कुछ हमारे हित में हो, मानवता के हित में हो, वह साहित्य के लिए और देश के लिए वरेण्य है, और इसी बात को वो स्वीकार भी करते हैं। इसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी कहा था, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, सन 57 में चमक उठी हुए तलवार पुरानी थी। और वे का कैसा हो बसंत भी कहती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि सिया राम शरण गुप्त कहते हैं, सुभद्रा जी की कई कविताएं पुनरावृत्ति भाव से बच रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, मैंने भी लिखी थी, लेकिन
वो बड़ी लोकप्रिय कवियत्री हैं और देश प्रेम का पर्याय है। उनकी सारी कविताएं ऐसी है कि बिल्कुल याद रहने लायक है। बच्चों ने बाल्यकाल में, हमारे मिडिल क्लास से लेकर के मैं समझती हूँ कि सीनियर सेकेंडरी तक हिंदी के सभी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है और होनी भी चाहिए। और इसी से हमारे जो बच्चों में भाव जागृत होता है वो धीरे धीरे प्रमोट होता है और उनके मन में एक दायित्व की भावना आती है। और सियाराम शरण गुप्त कहते हैं कि धीर वीर ये भारतीय होते हैं कैसे। देखिए भारतीयों की क्या विशेषता कही कि हिंदू दूर खड़ा होता है तो पहचान में आ जाता है। कैसे? धीर वीर ये भारतीय होते हैं कैसे, किसी देश के अनुज न देखे इनके जैसे, किसी देश के अनुज न देखे इनके जैसे। हम सैनिक है हमें जगत में किसका डर है, हम सैनिक है हमें जगत में किसका डर है, रण क्षेत्र ही सदा हमारा प्यारा घर है। उनको रण क्षेत्र प्रिय है, वे रण क्षेत्र में रहना चाहती हैं। और श्याम नारायण पांडे भी कहते हैं कि जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर। भारत का वीर कहाकर उन्हें इतना आत्मसंतोष होता है, इतना आत्म गौरव होता है कि वो कहते हैं माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू हाहाकार अपने प्राणों से प्यारी। मतलब जीवन की लालिमा को, वे जीवन के सौंदर्य को वो देश प्रेम से आंकते हैं और उनको ये गर्व होता है कि हमने उस जननी का दूध पिया है, हम उस मिट्टी में खेले हैं, हमने उस गंगा में गंगा में हमने पांव पखारे हैं, तो हमारा ये धर्म बनता है, ये हमारा कर्म बनता है, हम उसके ऋणी हैं। इसी तरह से चंद्रकांता जी, मैं चाहूंगी, थोड़ा सा समय का अभाव है, हमें राजकुमार जी को भी सुनना है। एक कविता की बात करके, हाँ, श्याम नारायण पांडे ने की बहुत सुंदर कविता है, पूजा का थाल सजाकर कहाँ चले तुम सन्यासी, मुझे न जाना काशी, मुझे न जाना मथुरा, चित्तौड़गढ़ तीर्थराज देखने को मेरी अखियां प्यासी। तो इस तरह की जो कविताएं हैं कि वो थाल, पूजा का थाल, हम हमारी पूजा, हमारी अर्चना, हमारी सब कुछ देश मातृभूमि के लिए है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, सियाराम शरण गुप्त ने भी इसमें नाम जोड़ा, अपना द्वारका प्रसाद माहेश्वरी भी है। नई कविता में भी इस तरह का हमको आगे क्रम देखने को मिलता है। और नई कविता में थोड़ा सा स्वर परिवर्तन हुआ, जो आपने कहा कि मैं उस बात से जोड़ूं, तो यहाँ मैं अपनी अंतिम बात कह के विराम देती हूँ अपनी वाणी को, क्योंकि राजकुमार जी को भी सुनना है। राष्ट्रभक्ति को हमने आज के दौर में सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे ज्वलंत मुद्दों से जोड़ करके उसके स्वरूप को परिवर्धित किया है कि जिस प्रकार की असंगतियां, जिस प्रकार का विक्षोभ हमारे जनमानस में देखने को मिलता है, तो वो कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी भी यही बात कहते हैं, अज्ञेय की शरणार्थी कविता में भी ऐसी बात है। और केदारनाथ अग्रवाल भी कहते हैं कि युग की गंगा में हमें राष्ट्रभक्ति को तलाशना होगा। युग के इस दौर में ये उल्लेखनीय है कि हम वहां पर देश प्रेम ढूंढे। और शिव मंगल सिंह सुमन तो कह देते हैं कि आज देश की मिट्टी बोल उठी है। ये हमारे जो नौजवान कुछ कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे देश की मिट्टी बोल उठी है, हमें इन बच्चों की बात सुननी होगी, इन युवाओं के उत्साह को, इनके जोश को एकत्रित करना होगा, इनकी ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। और श्रीधर पाठक कहते हैं कि सुंदर भारत के वैभव का गौरव गान हमें करना होगा। कुछ अंत में मैं एक संदेश देती हूँ कि तब उतरेगी शांति मनुज का, मन जब कोमल होगा। अभी जो हम बहुत विद्वेष से, बहुत वैर भाव से, बड़े वैमनस्य से और बहुत मार काट के हम एक अंधेरी सुरंग से जो गुजर रहे हैं, वहां पर हमारे मन को कोमल होना होगा। और मन की कोमलता हमारे सुंदर परिवार का, सुंदर मानव का, मानवता का संचार अब हमारी राष्ट्रीयता का पर्याय होना चाहिए। तो मैं अंत में ये बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ आज है गरल वहां शीतल गंगा जल होगा। जहां आज गरल है वहां हमें शीतल गंगा जल की प्रासंगिकता हमें माननी होगी। और इस बात के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि देश के प्रति आस्था, अनुराग, कर्तव्य परायणता ही नहीं, देश की अपेक्षाओं और समकालीन मोह भंग के इर्द गिर्द भी हमें देशभक्ति के विस्तृत अर्थों की पड़ताल करनी होगी। यही हमारी राष्ट्रीय चेतना है। जय हिंद, जय भारत।
आपने बहुत मुझे सुंदर सुना, चंद्रकांता जी। अवसर दिया। मैं आप सबके प्रति अपना बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। और आज बहुत महिला सशक्तिकरण का एक रूप हमने देखा है। यहाँ पर महिलाओं ने सारा समय ले लिया, पुरुष को समय कम मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब पर भारी होंगे। और कुछ दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम अभिवादन करते हैं। मनीषा दागा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक बहुत अच्छा प्रश्न भी आया है जो मैं राजकुमार सर के पास लेकर चलूंगी। आरएन सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संगीता पाहूजा जी, डॉक्टर संगीता पाहूजा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और बहुत आभारी हैं कि आप सब जुड़े हैं। कुछ कमेंट्स आए हैं, और आपकी बात हुई, मंजू जी ने अपने वक्तव्य को रखा, चंद्रकांता जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। किरण यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है किरण जी। राजकुमार जी, हमने जो सुना जी, वो हमारे पूर्वज कवि, जिनको हम जी, सुनते आए हैं, हमारे माता पिता ने सुना, हमने सुना, हमारे बच्चे सुन रहे हैं, उनके बच्चे सुनेंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती रहेंगी। प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक काल में अगर हम हिंदी की रचनाओं की बात करें, हिंदी की कविताओं की बात करें, तो अब तक मंजू जी ने या चंद्रकांता जी ने किसी ऐसे कवि का जिक्र नहीं किया, किसी ऐसे कवि की कविता का जिक्र नहीं किया जो हमें माखनलाल चतुर्वेदी की याद दिलाए, या जो हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की याद दिलाए, या जो हमें दिनकर की याद दिलाए। आपको क्या लगता है कि आधुनिक कवि की लेखनी में वो दम नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रचनाएं पढ़ी जा सकें, या बदलाव जो आया है लेखनी में, वो बदलाव कितना कारगर है? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार रखें इस विषय पर। आप सबको सादर प्रणाम। मैं राजस्थान से राजकुमार आपके साथ जुड़ा हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। आपने जो प्रश्न पूछा है, किया है, मैं उसका उत्तर प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं भी पौराणिक काल के जो साहित्यकार रहे हैं, उनके बारे में ही बात करना चाहूँगा। सर, एक बात कहना चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ आपको रोकने के लिए। अभी आपके पास पूरा पर्याप्त समय है। आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है, क्या आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे हमें? या जी, वो कर लेता हूँ। जो आपने हेडफोन लगाया है वो हटा के देखिए। जी, करता हूँ मैं। जी, स्पष्ट है। डॉक्टर राजकुमार को हम जरूर सुनना चाहते हैं, पहली बार जुड़े हैं, और थोड़ी सी भी अगर खड़खड़ाहट होती है आवाज में, तो वक्ता के साथ भी नाइंसाफी है और श्रोता के साथ भी। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें अच्छे से सुने। अभी कैसी जी, आ रही है? अभी एकदम ठीक सही है, आ रही है, बोलिए जी। आप सबको बिल्कुल प्रणाम। ठीक है। आपकी आवाज कैसी आ रही है? जी जी, आ रही है। जी, स्वागत, आपका जो प्रश्न है, और स्वागत हमारे आपका। दर्शकों ने जो प्रश्न पूछा है, मैं भी पौराणिक कवियों की कविताओं के बारे में ही प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपको जो प्रश्न है बड़ा प्रासंगिक है, और कुछ कविताएं मैंने भी लिखी हैं, वो अंत में आपको मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। पर आपका ये प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है कि आधुनिक काल में जो वीर रस की कविता लिखने वाले हैं, देशभक्ति कविताएं लिखने वाले हैं, वो नदारद दिखते हैं मुझे भी। मैं स्वयं भी युवा साहित्यकार की श्रेणी में आया हूँ। जो मैंने कहा, माधव जी नागदा साहब ने ही मुझे कहा था कि राजकुमार तुम इस तरह से कर रहे हो, पर मैंने भी अभी तक कोई ऐसा आधुनिक काल में नाम नहीं सुना है कि भाई जो देशभक्ति की कविताएं लिख रहे हैं। मुझे बड़ी कमी खलती है कि हम देशभक्ति के बारे में बातें करते हैं, कवि भी करते हैं, लोग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम आगे कदम बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि हाँ, कहीं कोई विचारधारा में बाकी रह जाता है, कमी रह जाती है। हम उस स्तर तक नहीं पहुंच रहे जहाँ हमको करना है। जैसे हमारे विद्यार्थी, हमारे आने वाले बच्चे, वो हम कुछ सीख पाए हमसे। हाँ, पौराणिक कवियों ने कई सारी बहुत अद्भुत कविताएं लिख ली हैं। उनका वर्णन मैं दोनों मैम ने भी किया है, मैं भी कुछ करना चाहूँगा। उनको जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो अद्भुत अनुभूति होती है मुझे। एक कुछ मेरी खुद की वो अनुभूति है, वो प्रस्तुत करना। जब मैं महाविद्यालय में जाता हूँ, पढ़ने के लिए जाता था पहले, जब मुझे केवल 4-5 गीत तो सुनाई देते थे। एक जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया,
ये गीत मुझे बहुत अद्भुत प्रभावित करता था, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है। दूसरा गीत है इंदी वर्गा कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। भारत की बात दोनों ही गीत सुनकर मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब मैं बाल्यावस्था में था, पश्चिम की ये इतना अद्भुत लगता था कि मैं भाव विभोर हो जाता था जी। अब उस समय मेरे मुंह से चुप, बाल्यावस्था में हम क्या कर सकते हैं, केवल या तो हंस सकते हैं या चुपचाप खड़े रह सकते हैं। तो मैं उस दोनों गीतों को सुनकर चुपचाप खड़ा रह जाता था। और दोनों मैम ने भी उनका वर्णन किया है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी कविता सुनने के बाद तो जैसे कि स्तब्ध हो जाता हूँ कि क्या कविता है वो, और क्या अनुभूति रही होगी। और जब झांसी की रानी ने वास्तविकता में युद्ध किया होगा अंग्रेजों से, तब क्या अनुभूति रही होगी, क्या हम अनुभव कर सकते हैं? इस कविता में हम कर सकते हैं, खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी वाली रानी थी। वैसे हिंदी साहित्य की जो कविता है, देशभक्ति की कविता है, समृद्ध रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। और प्रारंभ से कई देशभक्ति कवि रहे हैं जो मेरे हृदय में, या जितने भी श्रोता हैं, पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, उनके हृदय में गहन और गूढ़ प्रभाव स्थापित करते हैं। उन्होंने अपने देशभक्ति पर कविताओं से देशवासियों के मन मस्तिष्क में देश प्रेम की प्रगाढ़ता को स्थापित किया। हाँ, हम उसको प्रकट भी करते हैं गीतों के माध्यम से, जय हिंद के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं हमारी देशभक्ति को, कि हम कविताओं में भी सुनते हैं। फिर अंकुर और मन मस्तिष्क में देश की प्रगाढ़ता का बीज अंकुरित होने का सायास प्रयास किया है। इन कविताओं को पढ़कर मन में अनायास ही देश के प्रति गूढ़ रूप से प्रेम, स्नेह, आदर बहुत कुछ उत्पन्न हो जाता है कि मुझे लगता है अभी मैं भी जाऊं उस बॉर्डर पर, सीमा पर जाकर मैं भी एक दो जनों को मार के आऊं, ऐसी अनुभूति होती है। मगर कुछ सीमाएं हैं, नहीं जा सकता, पर जाऊंगा जरूर एक दिन। ये सोचा है मैंने भी कि एक दिन अगर प्रयास करूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा एक दिन, और एक आध को तो मैं जरूर कुछ सिखा के आऊंगा सबक। और एक खास बात कहना चाहूंगा कि जितने भी स्वतंत्रता दिवस है, जहां पर ये भारत का रहने वाला हूँ, जहां डाल डाल पर ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत अवश्य सुनाई देते हैं। और मैं महाविद्यालय में पढ़ाते मुझे 15 वर्ष हो गए हैं, जब भी आजकल के नए गीत बजते हैं, गीत यानी ये कविता के माध्यम से ही है, नए गीत बजते हैं, तो जब भी मैं नए गीत सुनता हूँ, जहां डाल डाल पर भारत का रहने वाला हूँ, ए मेरे वतन के लोगों, इन गीतों को नहीं सुनता हूँ तो लगता है कि आज 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं है, ना तो स्वतंत्रता दिवस है और ना ही गणतंत्र दिवस है। बस ऐसे रिक्तता आ गई है हृदय में, ऐसा लगता है मुझे तो सुनने पर। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जिन्होंने अपनी देशभक्ति पर कविता लिखी है, दोहराव के लिए भी कई सारे कवि हैं, लेकिन केवल उनका नाम स्मरण करता हूं मैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, शिव मंगल सिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी कविता जब भी पढ़ता हूँ लगता है कि वास्तव में अगर मैं भी पुष्प होता तो ऐसा कुछ कर लेता। पर मैं एक व्यक्ति हूँ। बालकृष्ण नवीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधरी दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, श्यामलाल गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी। मंजू जी, आपका सवाल हम लेंगे इनके बाद। गजानन माधव, मुक्तिबोध, श्यामलाल गुप्त, अटल बिहारी वाजपेयी, अपने हाथ उठाए, उमाशंकर उमेश जी, जिसमें जयशंकर प्रसाद अपनी कविता में कहते हैं, और जिसमें कार्नेलिया कहती है, कार्नेलिया जो सिकंदर की बेटी है, कि अरुण यह मधुप्रदेश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंचते रहते जब जग का रजनी भर तारा। और उनकी एक जो कविता है जी, मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराती हूँ। आपने तो बहुत अच्छा बोला, तैयारी है आपकी, लेकिन मैं आधुनिक कवि की बात कर रही थी कि आधुनिक कवि में जो कविताएं हैं वो हमें याद नहीं है जी। पुरानी कविताएं हम याद रखते हैं, और आज मंजू जी ने भी कोई जिक्र नहीं किया, चंद्रकांता जी ने भी कोई जिक्र नहीं किया। हमारे श्रोता की तरफ से ये प्रश्न आया कि किसी ने आधुनिक कविता को कोट नहीं किया, हम वो उसी पौराणिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अनीता सेठी वर्मा जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ कन्हैया लाल भ्रमर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे साथ
निशा भार्गव जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और कुछ इनके भी प्रश्न आए हैं। अनीता जी कह रही हैं बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी जा रही हैं। बेशक लिखी जा रही हैं, समय के अनुसार संदर्भ एवं परिस्थितियां बदलती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लिखी जा रही हैं बेशक, लेकिन वो मुज़्ज़बानी याद नहीं है। तो चलिए ये बात भी हम रखेंगे आगे। शायद मंजू जी को आपसे कुछ पूछना है। मंजू जी आप अपना प्रश्न बोलिए। आपका माइक बंद है, माइक बंद है। चालू है मैम, अभी वो ईयरफोन लगा था, हटा दिया है। आपका जो प्रश्न था जी, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाह रही थी। आपने आधुनिक की बात की। आधुनिक काल तो हमारा बहुत पहले से शुरू होता है, जिसकी चर्चा हम सबने कर ली। आप समसामयिक की बात कर रही हैं, 21वीं सदी के नए कवियों की बात करना चाह रही हैं। तो आजकल जब जब देश पर आक्रमण हुआ, चाहे वो चीनी 1962 का 62 का चीनी आक्रमण हो, फिर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, करगिल विजय हो, और अभी ताजा ताजा जो घटना हुई है ऑपरेशन सिंदूर, इतनी कविताएं लिखी गई हैं और इतनी अच्छी कविताएं लिखी गई हैं कि उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो एक महाग्रंथ तैयार हो सकता है। और एक से अच्छे अच्छे गीत और कवि लिखे गए हैं, जिनका अपना अनीता सेठी वर्मा की कविता, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की कविता, नरेश सांडिल्य की कविता, राही जी, कौन नहीं लिख रहा है, सब लिख रहे हैं। हम देशभक्ति से ओतप्रोत है, लेकिन साहित्य को स्थापित होने में, प्रतिष्ठित होने में समय लगता है। जब वो कोर्स में आता है, पाठ्य पुस्तकों में आता है, बार बार वो पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तब वो हमारे मन मस्तिष्क में अंकित होता है। अन्यथा हम पढ़ते हैं और वो हवा की तरह बह जाता है, दिमाग को प्रभावित करके। उसका बहुत गहरा प्रभाव तब होता है जब वो पाठ्य पुस्तकों तक, जन जन तक पहुंचता है। अभी गोष्ठियों में पढ़ा जाता है या मंच पर सुना जाता है, इसलिए हम वहां ताली बजाकर उसकी तारीफ करके थोड़ी देर उत्साह से बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी अच्छी मार्मिक रचनाएं आई हैं कि उन्हें सुन के आंख से आंसू निकलने लगते। ये कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद से कम नहीं है, लेकिन ये कवि प्रतिष्ठित नहीं है। तब गिनती के लोग लिखते थे, या उस समय भी हजारों लोग लिखते थे, लेकिन गिनती के 2 या 4 नाम अब बचे हैं। हमारे हाथ में नहीं आई है, इसलिए याद नहीं है। आजकल हर मंच पर कविता लिखी जा रही है, हर जगह कविता लिखी जा रही है। कविता इतनी लिखी जा रही है कि गिनती करना, उसमें से चयन करना और उसको प्रतिष्ठित करने में वक्त लगेगा। इसलिए कविताएं हमें याद नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि देश है क्या? देश है धरती, देश है अंबर। देश की बड़ी कल्पनाएं इधर उधर की हम करते हैं, पर देश है धरती, देश है अंबर, देश भाई बंधु परिजन, और सांसों में जो बसा हमारे वही देश है। सांसों में जो बसा हमारे वही देश है, अपनेपन की परिधि जहां तक वही देश है, और प्राणों में जो गुथा श्वास बन वही देश है। देश हमारी परंपरा, देश हमारी परंपरा है, देश विरासत, देश संस्कृति, नैतिकता, अध्यात्म देश है, और अणु अणु में जो बसा सुगंध बन वही देश है। इसलिए तन का दीपक मन की बाती। हम सब की भावना यही होगी, जब जब देश पर आक्रमण हो या आक्रांता हमारी सीमाओं पर आए, तब हम सब जागे, तन का दीपक मन की बाती इस पर अर्पित। देश के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए कवियों को ही नहीं, हर देशवासी को तैयार होना पड़ेगा। तो तन का दीपक मन की बाती इस पर अर्पित, सांसों की लड़ियां हर पल इस पर न्योछावर, देश बचा तो बचेगा घर आंगन चौबारा। हमें याद रखना होगा कि देश बचा तो बचेगा घर आंगन चौबारा, देशभक्त ही प्रभु को सच्चा नमन हमारा, देशभक्त ही प्रभु को सच्चा नमन हमारा, क्योंकि देश है धरती, देश है अंबर। बहुत सुंदर भाई परिजन। आगे आप अपनी बात जी, राजकुमार जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो दोनों मैम ने सारे कवियों के नाम सुना है।
और शायद मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। आज भी कविताएं समसामयिक समय में देशभक्ति की कविताएं लिखी जा रही हैं, बेशक लिखी जा रही हैं, पर लगता है वो पुस्तक आकार में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। या तो ये ऑनलाइन लिखी जा रही हैं, या हम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कई सारे देखे हैं मैंने, वो उस पर पोस्ट होती हैं, पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ रही हैं। लगता है ये बीच में कहीं रास्ता भटक रहा है, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा लगता है मुझे कि रास्ता भटका हुआ है, जिससे वो किताबें या वो कविताएं, देशभक्ति की कविताएं पुस्तक आकार में हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो जितने भी रचनाकार हैं, मेरे ख्याल से उनको ये करना चाहिए कि वो पुस्तकें ऐसी जगह मिले जहाँ हम प्राप्त कर सके आसानी से। विद्यालय में मिले, महाविद्यालय में मिले, कहीं भी मिले, पर वो पुस्तकें मिले, हमारे तक पहुंचे। और जैसे आप दोनों ने सभी कवियों के नाम ले लिए हैं, केवल मैं अपनी बात यह रखना चाहूंगा तो दो कवियों की कविताएं प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं मेवाड़ से हूँ, तो मेवाड़ के लिए जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, उनकी कविता है, बहुत सुंदर है कि सांस चलती है किसकी, कहता है कौन रोटी छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ में, अरावली श्रृंग सा समुन्नत श्रृंग का, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम समृद्ध हो। तो हमें वो जगाने का प्रयास करना चाह रहे हैं मेवाड़ के लिए। मेवाड़ एक जागृत राज्य रहा है और वीरता की श्रेणी में वह उत्तम कोटि का रहा है। इसी के साथ आगे भी कई सारी कविताएं हैं, और केवल दो कवियों को और प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं, और अंत में आप सबसे अनुमति चाहूंगा कि मैं अपनी छोटी कविता है वो भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो श्याम नारायण पांडे कवि हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बहुत अद्भुत कविता लिखी है। वो मैंने कई बार सुनी है, कई लोगों ने सुनाई भी है। तो उनकी कविता है चेतक की वीरता, कि रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, कि रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, राणा के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जी तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक सी हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस कविता को पढ़ने के बाद ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर में सरसरी दौड़ जाती है कि अगर अभी मुगल सेना हो, मैं भी अगर उसमें शामिल हो सकूं तो मैं भी चाहूं उसमें। इतना रक्त उबाल होता है इस कविता को सुनने पर। फिर दूसरे की एक कविता है उमाशंकर उमेश की। वो कहते हैं कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखा है इन्होंने, कि था वीर चंद्रशेखर का ऐसा ही अनुपम जीवन, था वीर चंद्रशेखर का ऐसा ही अनुपम जीवन, निज जन्मभूमि हित जिसने कर दिया निछावर तन मन। अब हम जानते हैं आजाद ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। वो आजादी रहे और आजादी चले गए, कोई उन्हें जीवित पकड़ नहीं सका, और अंग्रेज से डर गए थे कि उनके पास जा नहीं पाए। कई घंटे तक वो ऐसे ही रहे, फिर जाके आए। तो ऐसी कविताएं कई सारी हैं, जिससे मन मस्तिष्क बहुत उज्ज्वलित होते हैं। परंतु कई सीमाएं हैं, हम नागरिक हैं, वो चीज हम नहीं कर सकते जो सैनिक कर सकते हैं। हाँ, हम एक बात कहते हैं, हम कलमकार हैं, प्रेरित करने के लिए हम अपनी कलम चला सकते हैं। कलम पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं पर भी चलती है, कोई भी देख सकता है, सुन सकता है, उसको अपने विचार ग्रहण कर सकता है। तो आवश्यक है आजकल हमारे विद्यालय महाविद्यालयों के अंदर कि हमारे विद्यार्थियों के अंदर विचारात्मक चेतना विकसित की जाए। आजकल के विद्यार्थियों की चेतना बड़ी विपरीत अवस्था में जा रही है, ये अलग हो जाएगा। तो कई सारे कवि हैं जिन्होंने देशभक्ति की कविताएं प्रस्तुत की हैं, और आप सबसे अनुमति चाहूंगा कि एक जो कविता है मैंने लिखी थी उसे प्रस्तुत करना चाहूँ। विभा मैम अनुमति दें तो उस कविता को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। जी जरूर जरूर। जी जी, सादर आभार आपका। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखी है। आजाद आजाद विचार युक्त जीवन के अनुसंगी थे, आजाद 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 विचार युक्त जीवन के अनुसंगी थे, आजाद के अतिरिक्त कौन जो क्रांति का भावार्थ, ना रुके कहीं आजाद, ना रुके कहीं आजाद, ना झुके किसी के समक्ष आजाद, था उनका स्वप्न हो भारत आजाद, था उनका स्वप्न हो भारत आजाद, परंतु एक देशद्रोही ने दी जानकारी कहाँ है भारत माँ का वीर पुत्र, परंतु एक देशद्रोही ने दी जानकारी
कहाँ है भारत माँ का वीर पुत्र, उस देशद्रोही की पदचाप धरती माँ जान न सकी, उस देशद्रोही की पदचाप धरती माँ जान न सकी, कि उसका आजाद सपूत अब ना होगा उसके साथ, कि उसका आजाद सपूत अब ना होगा उसके साथ। जिनका नाम आजाद और पिता स्वतंत्र थे, जिनका नाम आजाद और पिता स्वतंत्र थे, आजाद शहीद हुए, फिरंगी बढ़ा ना सके 4 कदम, फिरंगी बढ़ा ना सके 4 कदम 4 घंटे तक, उनके ताप के कारण, उनके ताप के कारण आजाद के दृढ़ तरुधारी की ओर, हे भारतवासियों कर लो वरण तुम क्रांतिकारियों के बलिदान का महत्व, हे भारतवासियों कर लो वरण तुम क्रांतिकारियों के बलिदान का महत्व, वे न होते तब हम न होते, आजाद आजाद की भांति। आपका सबका हार्दिक आभार, आपने मुझे सुना, समय दिया आपने मुझे। बहुत सुंदर कविता आपकी। और सब ने अपने अपने विचार रखे। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सभी अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उनका जो जुड़ाव है वो कमेंट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। और सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। और इस कार्यक्रम को स्थगित करने का समय हो गया है, 1 घंटा हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे संदेश, बिल्कुल छोटे संक्षेप में आप सभी दे। मंजू जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश, जिस विषय को हमने आज चर्चा के रूप में लिया है, और जो एक मैं कह सकती हूँ कि ये चर्चा एक ऊंचाई तक पहुंच गई है। तो मैं चाहूंगी कि छोटे छोटे संदेश आप सब दें इस कार्यक्रम के माध्यम से। मंजू जी, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी वैभवी कि कविता और देशभक्ति की भावना, ये दोनों का चोली दामन का साथ है। जब जब देश पर संकट आएगा, हम एक होकर यही स्वर में बोलेंगे कि भारतवर्ष है जननी हमारी, हम इसकी संतति है, मातु पिता और बंधु सखा सब ये हमको अति प्रिय है। भारत कहो या हिंदुस्तान, ये ऋषियों की भूमि है, राम कृष्ण बुद्ध महावीर गांधी की जन्म स्थली है। तो 100 जन्म न्योछावर इस पर, देह की क्या गिनती है, इसकी खुशबू से मन पुलकित, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। ये भाव हम सबके भीतर होना चाहिए और है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंद्रकांता जी, क्या संदेश है आपका? विभा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे नए बच्चे जो बिल्कुल अलग तरह की विसंगतियों से जूझ रहे हैं, उनके दौर की चुनौतियां बहुत अलग है। जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं आधुनिक काल में क्या ऐसा नहीं हो रहा है। अब हमारे कुछ अलग तरह के युद्ध हो रहे हैं। मैं उन सारे युद्धों को रोकने के लिए, उन सारे संग्रामों में अपनी नई पौध को विजयी होने का अमर संदेश देना चाहती हूँ और अपनी बात को इस रूप में रखना चाहती हूँ कि उठो नए बच्चों, पुनः नया निर्माण करो, नई स्फूर्ति नव प्राणों में तुम भर लो, नई किरण और ज्योति नई है, नई उमंगे नई तरंगे, युग युग के मुरझाए सुमनों को तुम नई नई मुस्कानों से भर दो, तुम नई नई मुस्कानों से भर दो। और जो राजकुमार जी ने बात कही, एक संदेश छोटा सा, मैं उदयपुर से हूँ, तो हाड़ा रानी ने जो अपना शीश काट कर दे दिया रानी ने, वो वीरता का सबसे सुंदर संदेश है। पन्ना धाय ने जो देश की सेविका के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, इससे सुंदर उपदेश क्या हो सकता है। और एक छोटी सी बात और याद आई कि जब राणा प्रताप चेटक के साथ संग्राम कर रहे थे कि नानो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा को सोयो दुख जाग्यो, बन मिलाओ ले भाग्यो, घास की रोटी भी जब वो लेकर चला गया। बहुत सुंदर इतिहास है। इन सब के लिए समय भी चाहिए और समय आपका ओवर हो रहा है। मुझे जितना सा आपने समय दिया, बात लंबी, क्योंकि जैसा मंजू दीदी ने कहा, ये चोली दामन का साथ है और एक बड़ा व्यापक विषय है। इस पर लंबी चर्चाओं की दरकार है। और ये चंद्रकांता जी, हर विषय अपने आप में व्यापक होता है और हमें एक बिल्कुल समेटना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने अवसर दिया, आपकी शुक्रगुजार हूँ।
जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि आज की हमारी जो पीढ़ी है या हम जो भी भारतवासी हैं, वो मन में दृढ़ता और अपनी चेतना को दृढ़ रखे और आगे बढ़े, बस ये कहना चाहूँगा। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा रही, सबने अपने अपने वक्तव्य रखे और बहुत खूबी रखे। और मंजू जी, आपके लिए विशेष संदेश है, मैं जरूर बताना चाहती हूँ। सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने कहा है कि 1 घंटे का आपका एक कार्यक्रम जरूर हम रखें, ताकि उन्हें आपको और ज्यादा सुनने का अवसर मिले। तो सिर्फ आपका कार्यक्रम वो रखना चाहते हैं, क्या रखेंगे वो पता नहीं मुझे। खैर, बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी वक्ता इस तरह से एक कार्यक्रम में आकर और अपनी बात बखूबी रखते हैं, तो लगता है कि हाँ चलो, चर्चा सार्थक हो गई। और आज वाकई सार्थक हुई है, क्योंकि चंद्रकांता जी ने भी अपने वक्तव्य को बहुत सुंदर से प्रस्तुत किया। राजकुमार जी भी अपनी जगह पर बहुत सुंदर से अडिग रहे। और मंजू जी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया है। और सभी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सब हमारे लिए समय निकालते हैं। और हमें भी इंतजार रहता है शाम को 7 बजने का, क्योंकि 7 बजे आपसे मुलाकात होती है। और जो ये मुलाकात है, ये मैं नहीं कह सकती कि कब तक रहेगी, लेकिन हाँ, जब तक हमारी कोशिश रहेगी, जब तक हमारे जिज्ञासा है, जब तक हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, ये परिचर्चा यूं ही निर्बाध चलती रहेगी। और बहुत जल्द हम 200 एपिसोड पर आने वाले हैं। और मंजू जी, चंद्रकांता जी, राजकुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार सुंदर वक्तव्य के लिए। और अगली बार हम फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। बुधवार को किरदार जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आप फिर हमारे साथ जुड़े और एक नए किरदार से मिले, और परिचर्चा में फिर नए विषय पर नए वक्ताओं के साथ खूब बातचीत होगी। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। आपको भी बहुत सारी संचालन के लिए, इतने सुचारू और सुंदर संचालन के लिए हम सबकी तरफ से, श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुव्यवस्थित संचालन, बहुत सुंदर मंच सजाया, और सभी श्रोताओं को और साथियों को सबको प्रणाम। और 15 अगस्त के लिए हम सभी को, पूरे देश को, देश के हर वासी को हम सबका प्रणाम, नमन। जय हिंद। जय हिंद। नमन।